हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम अपना नया चैप्टर करें, चैप्टर 6 न्यायपालिका। और इसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। न्यायपालिका तक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये एक यहाँ तक करवाना जरूरी था। यहाँ तक एक ही बेस है, मतलब समझ रहे हो। संसद के ऊपर बात चल रही है, जैसे हमारा सिस्टम हम समझ रहे हैं। तो हमने 3 चीज पढ़ी है ना, अपने देश की। तो इन चीजों में डिवाइडेड है हमारा देश की जो प्रणाली है। ठीक है, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी। तो ये तीनों चीजें एक साथ पढ़नी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने 6 चैप्टर इसलिए भी करवा रही हूँ। उसके बाद आपका संघवाद है, तो वो उसका जो बेस है वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए उसको हम नेक्स्ट उस पर लेके जा सकते हैं। दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे अपनी राजनीतिक सिद्धांत, जो है थ्योरी के ऊपर जो बुक है। मोस्टली जब भी मैंने उसे पढ़ाया है अपने ऑफलाइन में बच्चों को, तो बच्चों को वो टफ लगती है। पता नहीं वो टफ क्यों लगती है, बट उनको वो टफ लगती है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं होंगी वो बुक टफ है, बट लगती है बच्चों को, पता नहीं क्यों। मैं सोच रही हूँ उसके ऐसे एग्जाम्पल्स दे के मैं समझाऊं जो बहुत ही आम हो, जो हमारे लाइफ में चल रहे हो, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स। तो उससे थोड़ा सा रिलेट करने में इजी रहता है ना। तो ऐसे वो बुक इजी करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये है। आज हम नया चैप्टर कर रहे हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका का इंट्रोडक्शन मैं पढ़ रही हूँ। और किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उससे हमें ब्रीफ मिल जाती है कि क्या है हमारे चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ चैप्टर की बात नहीं है, कहीं पर भी किसी भी चीज में कोई भी एग्जाम होता है, कुछ भी आपको पैम्पलेट में कुछ भी चीज है, सब कुछ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे बहुत कुछ चीजें सॉल्व हो जाती हैं आपकी। ठीक है, छोटी सी चीज में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने हमेशा हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कुछ कुछ तो मैंने पढ़ के बोल दिया कि इसमें ये है, बट इंट्रोडक्शन हमेशा पढ़ना। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो में जरूर पढ़ती हूँ इंट्रोडक्शन। तो आज भी मैं पढ़ रही हूँ। आमतौर पर न्यायालय के विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवाद को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। न्यायालय क्यों देखा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो गया, या किसी समूह के बीच में कोई विवाद हो गया, किसी संस्था के बीच में कोई विवाद हो गया, विवाद। तो विवाद को सुलझाने वाला पहला हमें कीवर्ड क्या मिला? विवाद, है ना। विवाद को क्या करता है? ये सॉल्व करता है ना। पंच मिला उसको। प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ी होगी पंच, तो उससे पता लगेगा क्या है ना। आई थिंक तुम्हारी कौन सी कहानी है, माई 12th में ईदगाह थी प्रेमचंद्र की। ठीक है, तो पंच के रूप में जाना जाता है, मतलब कि पंच जो न्याय करता हो, जो 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 मुद्दे सुलझाता हो, है ना, सॉल्व करता हो, वो तो उसके रूप में देखा जाता है न्यायालय को, विवाद का सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, पहली लाइन में ये है। दूसरा है, देखिए न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देता है। वो हम इस बुक में पढ़ेंगे कि क्या वो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो राजनीति है उसमें वो क्या अंजाम देता है। ठीक है, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, सरकार से अलग नहीं है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, न्यायालयों में से एक है। ठीक है, अच्छी चीज है ये। ठीक है, इसको प्राउड कर सकते हो आप। 1950 से यही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यायपालिका की, जो मैंने सबसे चीज बताई थी स्टार्टिंग के ही उसमें, कि जब भी कोई पूछे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ऊपर क्या है, कौन सी प्रणाली है, जो भी सबसे ऊपर संविधान है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही रूल बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उससे बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जब संविधान ही सब कुछ है ना, तो संविधान को क्या करते हैं न्यायपालिका, उसकी कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई बात करते हैं, उसके 2 अर्थ निकल सकते हैं, है ना। तो ये जिम्मा न्यायालय के पास है कि अगर कोई भी व्याख्या, कोई भी उसमें लाइन है संविधान में मेंशन, और वो समझ नहीं आ रही, तो अंतिम चीज न्यायालय की मानी जाएगी। वो किस तरह से उसको समझाता है, उसको बताता है ना। अब एक वर्ड, एक लाइन के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, बट फिर हमें लगेगा कि इस पे विवाद हो रहा है, फिर न्यायालय उसको बताएगा कि इस चीज का सेंटेंस ये है, इस चीज का अर्थ ये है। ठीक है, तो व्याख्या और संविधान की सुरक्षा का जिम्मा 1950 के बाद से
न्यायालय ने अपने हाथों में ले लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है इस पर, ठीक है। ये है मौलिक अधिकारों, ये तो मैंने बता ही दिया। मौलिक अधिकार, अगर आपको कुछ भी हना होता तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। तो ये है अधिक वाले अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका महत्वपूर्ण है ना, ये तो पढ़ ही चुके हैं, बता ही दिया मैंने। तो हम इस बुक में किस टॉपिक को पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फर्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ। अगर कोई भी जस्टिस कर रहा है, कोई भी विवादों का सॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके ऊपर किसी का भी ना दबाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इसका दबाव होगा, वो उसके पक्ष में क्या करेगा, वो न्याय देगा, है ना। और जिसका पैड़ा हल्का होगा वो गया। दबाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। मैं निष्पक्ष होके क्या करूं, मैं निष्पक्ष होके आंसर कर पाऊं, है ना, मैं निष्पक्ष होके न्याय कर पाऊं, निष्पक्ष होके जस्टिस कर पाऊं सबके साथ। तो इस तरह से तो ये जरूर होना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, उसे ही तो अच्छी न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। सेकंड है अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है अधिकारों की सुरक्षा में? थर्ड है संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका। ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये ऐसा टॉपिक है जो आपके BA MA लेवल तक है, ठीक है। संविधान की व्याख्या में भारत की संसद और न्यायपालिका की आपसी संबंध, ये पढ़ेंगे कि संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका बोल देती है कि इस पे हमें कानून बनना चाहिए, बट न्यायपालिका कानून नहीं बनाती, वो सॉल्यूशन करती है ना। कानून कौन बनाता है? संसद। तो बहुत बार ऐसा होता है, अप्रोच करती है न्यायपालिका संसद को कि इस पे कानून बनना चाहिए, फिर संसद में वो मुद्दा उठता है, फिर उस पर कानून बनता है ना। हम देख चुके हैं संसद क्या करती है, कानून बनाती है ना। तो ये है। तो पहला आपका टॉपिक है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। इसका छोटा सा मैंने बता ही दिया, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए चाहिए ताकि किसी का भी ऊपर प्रेशर ना हो और एक जो न्याय मिले वो बिल्कुल ऐसा हो कि किसी का दबाव ना हो उसमें, ठीक है, ऐसा न्याय मिले। तो ये है। तो इसकी क्या बताएं, इसका एक चीज बताइए, कानून के सिद्धांत, कानून के शासन के सिद्धांत। ये एक वर्ड आया है आपकी बुक में, क्या है? कानून के शासन के सिद्धांत। अब ये क्या चीज है? ये एक ऐसा सिद्धांत है, इसका मर्म ये है कि ऐसा वो हो कि विवाद हो जो हल करना हो, उसकी केंद्र में क्या हो? स्वतंत्रता हो, वो स्वतंत्र रूप से उस विवाद को हल कर सके। तो वही है स्वतंत्र रूप से विवादों का हल, ठीक है, हल करना जो भी कह सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से विवादों को हल करना, ये सिद्धांत है और यही सिद्धांत हमारी न्यायपालिका में फॉलो होता है, ठीक है। कैसे होता है वो पढ़ेंगे हम अभी आगे। और क्या दिया गया आपके इसमें? इसका जो है कानून के शासन का अर्थ क्या है? सभी समान है, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ठीक है। कानून सबके लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं है। किसी ने, महिला ने चोरी करी है, लड़के ने चोरी करी है, तो सेम दंड है उनको। ये नहीं है कि तुम चोरी करी है ना, किसी को मारा है, जो भी, तो सेम है, इसमें भेदभाव नहीं है, ये चीज है। और क्या है? सभी समान है उनके सामने और सभी पर समान कानून लागू होता है, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये है,
ठीक है, सभी समान है, सभी पर वही कानून लागू होगा जो बनाया है। ठीक है, जिस चीज के लिए जो कानून बनाया है सभी पे वही कानून लागू होगा, सभी समान है इस चीज में। अब क्या है, हम 125 पेज में पढ़ रहे हैं, पहला पैराग्राफ ही चल रहा है। ठीक है, फिर क्या है, इसको मिटा देती हूँ। सभी कानून लागू होते हैं। फिर क्या है, न्यायालय के काम जो है हमारे, ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिया गया है 4-5 लाइन छोड़ के, न्यायालय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, उसका सबसे मेन काम क्या है न्यायालय का? ठीक है, न्यायालय का मेन काम है, ये हो गया कानून के सिद्धांत के बारे में हमने समझ चुके हैं। ठीक है, इसके ये मायने हैं, सब समान है उसके, और क्या है, स्वतंत्र रूप से वो जस्टिस करते हैं। न्यायालय का काम क्या है? एक तो क्या है, अधिकारों की रक्षा, अधिकारों की रक्षा। ठीक है, पहला काम ये है अधिकारों की रक्षा करना। और क्या करना, जो कानून है, कानून है जो हमारी, उसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। ये दो चीज है न्यायालय की इंपॉर्टेंट। विवादों का हल तो करता ही है, और क्या है, अधिकारों की रक्षा करना। जो आम जनता है उसी के लिए न्यायालय बना है ना। आम जनता के पास एक ही चीज है, उसके पास अधिकार, उसकी रक्षा करना सबसे पहला कर्म धर्म है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है जो कानून है उसकी सर्वोच्चता, उसकी जो गरिमा है उसको बरकरार रखना। कोई भी कानून बन रहा है तो ऐसे नहीं है कि बहुत हल्के में कोई उसका डर ही ना हो, है ना। तो उसकी सर्वोच्चता को बरकरार रखना, सुनिश्चित करना, ये दो काम है न्यायालय की। और क्या करती है, जो भी विवाद होता है, जो भी विवाद होगा, वो जो भी कानून बनेगा वो विवाद उसी कानून के अकॉर्डिंग हल होगा। ठीक है, ये काम है न्यायालय का। और क्या करती है, और सुनिश्चित करती है कि किसी की भी, बिल्कुल लास्ट लाइन है आपकी, तानाशाही ना हो। कोई एक व्यक्ति ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल ना कर रहा हो, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ना चल रहा हो, तो ये सुनिश्चित करना। ठीक है, और न्यायालय किसी भी राजनीतिक दबाव के अंदर आके काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक चीज है, दबाव नहीं होना चाहिए न्यायालय के ऊपर कि कोई भी दबाव बना रहे और अपना काम निकलवा ले, नहीं, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए न्यायालय के पास। ठीक है, राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए, दबाव से मुक्त। तो ये पॉइंट है क्या उसके है न्यायालय के ऊपर। पहला है अधिकारों की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता बनी रहे, तभी तो लोगों में डर बना रहेगा। जो गलत काम कर रहे हैं उनके अंदर विवाद को हल करना किसके रूप में, कानून के रूप में, मतलब जो भी कानून बनाया है जिस भी विवाद का, तो उसी कानून के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो चीज हल होगी। ठीक है, किसी की तानाशाही नहीं हो, इसका ध्यान रखना न्यायालय काम, और दबाव से मुक्त रहे हमारे न्यायालय, तभी जस्टिस हो पाएगा। एक अच्छा और साफ सुथरा जस्टिस जिसे कहते हैं वो हो पाएगा अगर स्वतंत्र होगी तो ये है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि क्यों होना चाहिए, है ना। इसलिए होना चाहिए ताकि हमें दिक्कत ना हो, जनता को परेशानी ना हो, जो बुरे लोग हैं वो डरे, विवाद का सोल्यूशन इससे हो। ये नहीं कि अपना कुछ भी चल रहा है, हमें पता होना चाहिए ना किसके अकॉर्डिंग क्या नियम है, उनके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ऐसा नहीं है कोई भी जस्टिस बैठ जाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग चला लेगा, नहीं। जो भी कानून बनेगा, जो भी संविधान में मेंशन होगा, उनके अकॉर्डिंग ही विवाद हल होता है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ से इतने सारे पॉइंट निकले हैं आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका
की को स्वतंत्रता, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे कैसे मिलेगी, मतलब ठीक है हमें ये समझ में आ गया कि स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए। पहले पॉइंट में ये था कि स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, इस कारण से होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट वो मिलेगी कैसे, कैसे कैसे वो मिलेगी, मतलब है ना। तो ये बताया है आपकी बुक में 120 पेज नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वतंत्रता कैसे हो न्यायपालिका की, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है सरकार के अन्य दो अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका, जो हम पढ़ चुके हैं। विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाले। पहला तो यही काम है, तभी वो स्वतंत्र होगी। ये दोनों जो अंग हैं ये किसी भी काम में बाधा ना डालें, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार के अन्य न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप। कोई भी अगर वो निर्णय करता है तो उसमें हस्तक्षेप ना हो उनका। न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य कर सके। इन 3 पॉइंट को आपके नेक्स्ट पेज तक अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बड़े लंबे चौड़े तरीके से। तो ठीक है, तो जैसे पहला है दोनों जो अंग हैं कार्यपालिका और विधायिका हमारी, वो न्यायपालिका में बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना करें। तो क्या दिया है, न्यायपालिका देश के संविधान और लोकतंत्र परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही है। एक तो काम यही है कि वो ऐसे बोलते हैं कि ठीक है अगर वो स्वतंत्र हो गई न्यायपालिका तो फिर तो वो वही तानाशाही हो जाएगी, वही अपनी मनमानी करेगी, वही सब कुछ करेगी। तो फिर कौन उसको कंट्रोल करेगा, उसको कंट्रोल संविधान करेगा। संविधान के बाहर होकर न्यायपालिका कभी नहीं जा सकती, है ना। संविधान के बाहर कुछ भी कानून नियम नहीं बना सकती। तो पहला तो संविधान ही है जो उसे कंट्रोल करेगा। दूसरा है जनता, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है ना। तो 2 चीज है और जो बहुत बड़ी है, तो ये ठीक है। तो अब न्यायपालिका को कैसे दी जाएगी, इसके 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट बताए हैं न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे, है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। पहला क्या पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, जो न्यायपालिका में न्यायाधीश होंगे ना, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें हस्तक्षेप ना हो, किसी का भी हस्तक्षेप ना हो, स्वतंत्र रूप से वो आए, टेस्ट पास करके आए, कैसे भी आए वो आए। उसमें विधायिका का कोई भी रोल प्ले ना हो, संसद का कोई भी रोल प्ले ना हो, नेता का किसी का नहीं हो, ठीक है। पहला ये है आपका। दूसरा है दूसरा पॉइंट है कोई भी व्यक्ति अगर किसी हमें पता लग रहा है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी राजनीति से इन्फ्लुएंस होके जा रहा है, तो उसको नहीं, नियुक्त के आधार पर नहीं चुना जाएगा, ठीक है। ये है उस व्यक्ति की राजनीतिक विचार निष्ठा उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। अगर मैं किसी को लाइक कर रही हूँ, समझो मैं कांग्रेस को लाइक कर रही हूँ, तो मुझे इस वजह से मुझे न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। मेरी निष्ठाएं इसी में हो सकती हैं, बट ये वजह नहीं होनी चाहिए। ये बस पूरा ज्ञान होना चाहिए लोग का, है ना। ये है। थर्ड पॉइंट है न्यायाधीशों का कार्यकाल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेरी निष्ठाओं के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है एक। तो थर्ड पॉइंट क्या है, कार्यकाल। मुझे ये वह नहीं होना चाहिए कि अगर मैं स्वतंत्र होके कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा मेरे सामने है और मुझे पता है इसमें पूरी राजनीति के लोग इन्वॉल्व है, कुछ भी बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, तो मुझे डर लगेगा यार, मैं अगर कुछ कर दिया ना तो मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लोग, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। मेरी नौकरी जा सकती है, तो नौकरी जाने का डर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या किया गया है, इनको जो सरकारी नौकरी होती है ना 60-62 के अराउंड हम उनको रिटायर करते हैं, तो इनका भी ऐसे ही है, ठीक है। तो नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता, बहुत ही रेयर हुआ तो निकाल सकते हैं। महाभियोग चल गया न्यायाधीश पे, किसी पे,
अदरवाइज बहुत मुश्किल है उनको निकालना, ठीक है। तो ये इनको एक सिक्योरिटी दी गई है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तभी वो बिना भय के काम कर सकते हैं, बिना डर के काम कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। ये चीज़ बताइए। और क्या है कि उनके जो भी वेतन या भत्ते हो या जो भी है ना, वेतन भत्ते वो होते हैं जो वेतन तो वेतन है ही, और भत्ते उन्हें कहते हैं जो उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है। जैसे गाड़ी मिल रही है ना, जैसे घर मिलता है, फ्लैट मिल रहा है किसी को, वो उसे कहते हैं। तो वो किसी नेता या मतलब विधायिका पर क्या हो डिपेंड ना रहे, है ना, उनकी उनकी उनका वेतन ऐसे, ये है। और क्या है, एक और चीज़ है, ठीक है। एक तो थर्ड फोर्थ पॉइंट तो यही हो गया, वेतन किसी पे डिपेंड ना हो। फिफ्थ पॉइंट है अगर कि कोई उनकी आलोचना नहीं कर सकता, कोई भी निर्णय लिया तो उसकी आलोचना नहीं हो सकती। आलोचना अगर होगी तो न्यायालय की गरिमा ही चली जाएगी। जो न्याय करता है उसका दर्जा तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना। अगर आप आलोचना कर रहे हो तो उसका क्या होगा, उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी, जनता से उसका विश्वास उठ जाएगा। तो आलोचना नहीं कर सकते आप। अगर आप आलोचना करोगे तो क्या बताया गया है, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में बताया है, आलोचना नहीं, संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी, एक मिनट, न्यायाधीशों कार्यों निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर कोई न्यायालय के अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंड देने का अधिकार है। अगर कोई भी इसकी आलोचना करता है तो उसको दंड देने का अधिकार है न्यायालय को, कि हमने ये निर्णय लिया, इस पे ये सारी चीजें हुई। हमारी न्यायपालिका बहुत इजीली कुछ नहीं करती, बहुत सारी चीजें लगती हैं उसमें, एक बहुत जाके मतलब काम होता है, एक नॉलेज होती है उनके पास। उसके बाद इतनी पढ़ाई करने के बाद, इतने एक्सपीरियंस के बाद वो आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद आप आलोचना करोगे, सीरियसली इतना पढ़ा हुआ होता है ना उन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर कोई भी न्यायाधीश बन रहा है ना, उसने बहुत पढ़ा हुआ होता है, ऐसे कोई नहीं बन जाता। और बहुत टफ लाइन है इनकी भी, तो ठीक है, हर चीज़ को काउंटर करना एक नॉलेज के साथ तो बड़ी चीज़ होती है। और आप उसकी आलोचना कर रहे हो तो इनको ये शक्ति दी गई है कि अगर कोई भी आपकी आलोचना करता है तो आप उसके ऊपर दंड दे सकते हो आप उसको, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये है, आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। आलोचना नहीं कर सकते, ठीक है। आलोचना करोगे तो आपको हमेशा ये लगेगा कि यार इस बात की आलोचना होगी, मेरी इमेज खराब हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना इंसान के ऊपर, तो आलोचना नहीं कर सकते। नहीं तो आपको दंड देने का अधिकार है उनके पास, न्यायालय के पास, ठीक है। ये है। और क्या है, ताकि वो बिना आलोचना के अपने निर्णय को बेहतर दे सके। अगर आलोचना होगी तो एक डर आ जाएगा ना, और आलोचना किसी भी लेवल तक जा सकती है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, उनका तो बहुत बड़ा दायरा होता है, तो आलोचना नहीं कर सकते हैं, है ना। आलोचना से मुक्त होके वो आराम से अपना न्याय दे सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये है आपके 4-5 पॉइंट, हम स्वतंत्रता कैसे दे सकते हैं, और किसी भी तरह का उनको डर ना फील हो, उनके काम जो करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से करें। कोई भी चीज़ का, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है कि उनको डर ना फील हो, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका को हम अपने देश में स्टैब्लिश कर पाएँ, और तभी हमारे देश की विश्व में नाम है हमारी न्यायपालिका का। ऐसे ही नाम नहीं है, क्योंकि हमने उसे पूरी तरह से स्वतंत्र रखा है, पूरी अच्छे से हम यहाँ पे जस्टिस होता है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, जैसे हम मूवीज में देखते हैं बहुत लेट होता है जस्टिस, ऐसे कुछ भी ब्ला ब्ला करके कर सकते हैं, बट मोटे तौर पे देखें तो बहुत अच्छा जस्टिस है हमारा। कुछ चीज़ों को छोड़ के है कुछ गड़बड़ी, उनमें सुधार होना चाहिए, वही विवाद एक चर्चा का विषय है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, जो बॉडी है हमारी वो बहुत अच्छी है, न्यायालय भी, ठीक है। और अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बाहरी तौर पे जो हमने करा है, अंदर अभी नहीं जाते इतना, ठीक है। तो बॉडी हमारी बहुत अच्छी है ओवरऑल, और ये सारी चीज़ें हैं, स्वतंत्र कैसे मिले, ठीक है। न्यायाधीशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यायाधीश नियुक्ति में निष्ठाएं के आधार पर नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, कि मेरा इस पार्टी के प्रति
वो है तो मुझे आगे बढ़ा देंगे। नहीं, कार्यकाल कार्यकाल तय किया गया है, उससे पहले आप नहीं हट सकते, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेतन भत्ते नहीं तय करेंगे नेतागण, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। आलोचना नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप आराम से अपनी जॉब में अच्छा काम कर सकते हो और बिना डर के काम कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ है। तो हमने आज 2 पॉइंट्स करे हैं, न्यायपालिका स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, पहले में हमने वो देखा, और दूसरे में कैसे मिलनी चाहिए उसे स्वतंत्रता। तो इस तरह से अच्छे से आपकी बुक में समझा है, जो पॉइंट निकले हैं वो यही हैं। बाकी आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं अपना, है ना। और नेक्स्ट में है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है वो जरूर देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। ठीक भी नहीं लगेगी कि ऐसी नियुक्ति क्यों होती है हमारे देश में, तो मगर वो पढ़ेंगे हम। ओके, तो अगली वीडियो में मिलेंगे एंड टेक केयर एंड गुड बाय।